हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में और प्लांट्स में। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले उसको कुछ परमानेंट यानी कि कुछ ग्रोथ यानी कि मेच्योरिटी की जो स्टेज है उसको अटेन करना पड़ता है पहले। उसके बाद ही यानी कि ग्रोथ होने के बाद और सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी में हम आज हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्शन बिहेवियर। यानी कि एनिमल्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज है यानी कि जो ग्रोथ का जो फेस होता है उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है यानी कि वो एक्टिव हो चुका है एनिमल के अंदर। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि अपीयरेंस में चेंज आना, बॉडी टाइप जो है बॉडी ग्रो करेगी, हेयर प्रेजेंट होंगे बॉडी पर, हेयर आ जाएंगे, हेयरी बॉडी होगी। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जेनेटिकल जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है, अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। देयर आर सम चेंजेस गिवन बिलो इन ह्यूमन बींग्स डेट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। यहाँ पर हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं दिए हुए हैं नीचे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो ह्यूमंस के अंदर कैसे आती है या आ चुकी है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ है कैरेक्टर और दूसरी तरफ है मेल एंड फीमेल। ह्यूमंस के अंदर हमारे पास टू टाइप्स के सेक्स होते हैं, अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल। तो दोनों में ही हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की जो चेंजेस होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें यानी कि बॉडी बिल्ड की, तो बॉडी मेल्स के अंदर जो है वो लार्जर होती है, मस्कुलर होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और फीमेल्स के अंदर जो बॉडी होती है वो स्मॉलर होती है, लेस मस्कुलर होती है, यानी कि मसल्स फुली डेवलप्ड नहीं होती हैं, पूरी ग्रोथ उनकी नहीं होती है, वो लेस डेवलप्ड होती हैं थोड़ी। दूसरा पॉइंट है जो हमारा हेयर का। मेल्स के अंदर जो हेयर है वो अच्छी तरीके से होते हैं, जैसे कि बियर्ड है यानी कि जो दाढ़ी है, चेहरे के ऊपर जो फेशियल हेयर होते हैं वो आ जाते हैं, मुस्टैच यानी कि जो मूछें होती हैं, और चेस्ट हेयर यानी कि जो चेस्ट पोर्शन है मेल्स के अंदर वहाँ पर जो है हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब फीमेल बॉडी में हम बात करें तो जो बियर्ड और जो मुस्टैच है वहाँ पर जो है वो लैक होते हैं, यानी कि बहुत ही कम जो हेयर हैं वो पाए जाते हैं। बालों की ग्रोथ जो है इतनी नहीं होती है फीमेल्स के अंदर। थर्ड जो पॉइंट है हमारा ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट है वो जो मेल्स हैं हमारे उनके अंदर पूर्ली डेवलप्ड होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर वेरी वेल डेवलप होती है। फोर्थ जो पॉइंट है शोल्डर्स, कंधे जो होते हैं ये जो सभी जो पॉइंट्स है ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं, यानी कि बाहरी जो बनावट होती है इंसानी शरीर की, उसमें हम क्या क्या चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं में है शोल्डर्स यानी कि कंधे। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो कंधे होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं। वही जो फीमेल्स हैं हमारी, जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर जो शोल्डर जो पोर्शन होता है वो नैरो होता है। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वॉइस। मेल्स के अंदर जो वॉइस होती है वो लो पिच्ड हो जाती है, यानी कि जो उसकी जो पिच होती है वो लो होती है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो वॉइस है वो हाई पिच्ड हो जाती है, यानी कि उसकी जो पिच है वो इंक्रीज हो जाती है। साधारण शब्दों में कहें तो हम मेल्स के अंदर जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी हो जाती है
और फीमेल्स के अंदर जो आवाज़ है वो थोड़ी पतली हो जाती है। तो जो पॉइंट है हमारा 6th, बिहेवियर। बिहेवियर जैसे ही ह्यूमंस वेजिटेटिव फेस यानी कि जो हमारा जो ग्रोथ फेस है, जुवेनाइल फेस, जो हमारा जो ग्रोथ फेस है उसको पास करके जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेस में एंटर करते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी शो करते हैं, तो बिहेवियर में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हैं हमें वो मेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस के अंदर। तो जो बिहेवियर है वो काफ़ी ऑफेंसिव हो जाता है। जैसी जो मेल्स के अंदर जो टीनेज होती है 18, 19, 17, जो ये जो टीनेज है इसके अंदर जो बच्चे हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं किसी बात की। वहीं जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर जो बिहेवियर है वो माइल्ड होता है, वो नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और इज इट इज ए सीजनल फिनोमिनन। यानी कि एनिमल्स के अंदर जैसे हम एग्जाम्पल ले बर्ड्स का, कि क्या वो पूरे पूरे साल जो है वो एग ले करते हैं यानी कि अंडे देते हैं, या फिर ये जो घटना है वो सीजनल है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जब ही उनका सीज़न आएगा तब ही वो एग ले करेंगे। यू विल फाइंड दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। हम में से काफ़ी लोग ये जानते भी हैं जिनको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत पक्षियों के बारे में, या फिर जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, पोल्ट्री फार्म जिनका है, वो जानते हैं कि जो बर्ड है जो नेचर में रहते हैं वो तो सीजनली एग ले करते हैं, यानी कि जब उनका सीज़न आता है यानी कि वो ऑन सीजन होते हैं तभी वो एग ले करते हैं। बट द बर्ड्स इन कैपिटिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो बर्ड्स कैपिटिविटी में रखे जाते हैं यानी कि जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गए हमारे, मुर्गी का जो पालन करते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो पक्षी रहते हैं वहाँ पर उन पक्षियों को पूरे के पूरे जो साल है इस तरीके से तैयार किया जाता है उन पक्षियों को कि वो पूरे साल अंडे देते हैं। इट मीन्स egg laying is in some birds is not related reproduction but is a commercial exploitation for human welfare। तो इसका मतलब ये है कि जो एग लेइंग जो प्रोसेस है वो कुछ बर्ड्स के अंदर यानी कि कुछ पक्षियों के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब उनको रिप्रोडक्शन ही करना है तभी वो एग ले करेंगे। इसकी बजाय ये एक कमर्शियल यानी कि पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस के लिए। इन प्राइमेट्स इन विच फीमेल्स प्लेसेंटा एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन देयर ओवरीज एंड एक्सेसरीज डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे ही जो हमारी जो प्राइमेट्स हैं, प्राइवेट्स में हमारे जो मंकी आते हैं, मंकीज़ हो गए, एप्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, तो इनके अंदर जो फीमेल्स हैं वहाँ पर प्लेसेंटा की प्रेजेंस होती है, और जिन भी फीमेल्स के अंदर जो प्लेसेंटा प्रेजेंट है वहाँ पर कुछ साइक्लिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं ये हमें इंडिकेट करते हैं कि जो ओवरीज एंड जो एक्सेसरीज डक्ट्स हैं और जो हॉर्मोन्स के साथ उनका जो फेस है वो एक्टिव हो चुका है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो एक्टिव हो चुका है। तो वहाँ पर हमें कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, बार बार कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्हीं जो साइक्लिक चेंजेस हैं उनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स के अंदर। इनके जो एग्जाम्पल है वो है मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। आगे जो पॉइंट है वो है सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं इन मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर। वो मैमल्स, वो स्तनधारी जो कि खासकर जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, शोज सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग
सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल सीजन में ही, यानी कि जो उनका जो फेवरेबल टाइम पीरियड होता है, फेवरेबल सीजन होता है, उसी के दौरान ये साइक्लिक चेंजेस जो हैं वो शो करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। और इन्हीं के कारण जो है उनको सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है, यानी कि सीजन आने पे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हैं, तो ऐसे चेंजेस वो तभी शो करते हैं। एक पॉइंट हमारा पीछे रह गया, वो है हमारा नॉन प्राइमेट्स जो मैमल्स है, उनके अंदर भी सिमिलर पैटर्न में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ओवरीज के अंदर या जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनके अंदर, जैसे कि हमारी काउज है, शीप है, रैट्स हैं, डियर्स हैं, डॉग्स हैं, टाइगर हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी जो है साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, और इनमें जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उनको हम ओस्ट्रस साइकिल से डिनोट करते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं इन साइक्लिक चेंजेस को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवरल अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। कुछ जो मैमल्स है हमारे, काफ़ी सारे मैमल्स हैं हमारे जो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते ही रहते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। जितना भी उनका रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है उस टाइम पीरियड के दौरान वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। एंड आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। और जो ऐसे जो मैमल्स होते हैं हमारे, उनको हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं, यानी कि वो कंटिन्यू ब्रीड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाय द टाइम वी ऑल ग्रो ओल्ड, यानी टाइम के साथ साथ हम सभी जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। इज समथिंग डेट वी रिकॉग्नाइज, यानी कि ये जो एक ऐसी चेंज होती है परमानेंट बॉडी के अंदर जिसको हम रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं। इट मीन्स वी आर ग्रोइंग ओल्ड एंड इट कैन बी सीन इजिली सीन बाय द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि ये एक ऐसी ग्रोथ होती है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किसके द्वारा, रिप्रोडक्टिव जो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज है उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, जो कि एक पैरामीटर भी है कि जो सेनेसेंस, यानी कि जो सेनेसेंस स्टेज है, यानी कि जो ओल्ड एज स्टेज है वो आ गई है मैमल के अंदर। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है ये पॉइंट है बर्थ का है, और ये हमारा डेथ का है। और बर्थ से डेथ तक का जो टोटल टाइम पीरियड होता है हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि बर्थ से लेकर और यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, यानी कि ग्रोथ फेज। यानी कि ये जो फेज है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ होगी, बॉडी की डेवलपमेंट होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेज है वो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि यहाँ पर वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, यानी कि उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो आ चुकी है। यहाँ पर वो अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाएगा। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है उसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है वो है सेनेसेंस फेज। इस फेज के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे स्लो होता और एट लास्ट बिल्कुल ही बंद हो जाता है मेटाबॉलिज्म। और कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म जब बंद हो जाता है उसको हम डेथ से डिनोट करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की जो मृत्यु है वो हो जाती है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, यानी कि एक बार अगर ऑर्गेनिज्म सेनेसेंस फेज में चला जाता है, ओल्ड एज में चला जाता है, तो उसकी स्वतः मृत्यु हो जाती है। और इसका जो कारण है वो है स्लोइंग इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, 2 टाइप के यहाँ पर हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है कि जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑक्सीजन की जैसे ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, ना तो जो ऑक्सीजन है वो
पूरी तरीके से अंदर जा पाती है, और ना ही जो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाता है, ना तो CO2 अच्छी तरीके से बाहर जा पाती है। तो और साथ के साथ जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनकी भी जो मात्रा है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और भी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इन सब को मिलाकर जो है सेनेसेंस जो फेस है हमारी वो बनती है, और लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म की है वो डेथ हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। जो आगे का जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, यानी कि आगे जो हमारे पॉइंट्स आएंगे जैसे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।